नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, आप सभी को पता है हमने आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर्स की कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो शुरू की है, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2, है ना। हमने जो पेपर उठाया हुआ बेटा 17 अगस्त 2022 का, जो आरआरबी ग्रुप डी में पेपर आया हुआ है, एकदम वही एग्जैक्ट पेपर, कोई चेंजेस नहीं है। एकदम एग्जैक्ट पेपर वही उठाया है शिफ्ट 1 का, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, आधे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 डिस्कस, उसी के आगे कंटिन्यू। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा मैं बता दूं, अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, जो हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उसके जो नोट्स होगा, बेसिकली जो पीडीएफ फॉर्म होगी, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मैथ्स बाय रावत सर चैनल है, अभी छोटा ही चैनल है, नया शुरू किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पे जाओ और इसको ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं, सारी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है। मैथ्स बाय रावत सर चैनल है टेलीग्राम पे, ये लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आप सभी को, तो एक बार जाके चैनल को ज्वाइन कर लो यार, है ना। जो भी पीडीएफ्स होंगी उसमें मिल जाएंगी, और यूट्यूब पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो भी मैं उसकी लिंक उसमें डालूंगा, और कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो भी मैं उसमें अपलोड करूंगा। चलिए बेटा, शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को, है ना। क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है मेरे भाई, लीजिए एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, है ना, और फिर साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं एक बार आपने सवाल को पढ़ा होगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश भी जरूर से की होगी। चलिए देखते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है। तो क्या है, बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है। इस तरीके से होता है। आपको क्या क्या दे रखा है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये उसका रेडियस है, रेडियस कुछ बोल रखा है रेडियस के बारे में। देखिए, इसके आधार का व्यास, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो डायमीटर होता है, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, 7/2, इतना। ठीक है। और क्या बोला है, बस उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, यानी कि वृत्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात की गई है, 880 दे रखा है। ठीक है जी, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए, अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं, बेलन से बेलन के आकार के क्वेश्चंस आपने अगर किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस मतलब जो साइड का एरिया है बेलन का, वो अगर आपको पता होगा तो वो होता है 2πr/h, 2πr/h। ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो आप ध्यान दो, कोई भी सर्कल है, अगर रेडियस उसका आर है, ठीक है, रेडियस अगर आर है, तो उसका जो सरकमफेरेंस होता है, जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, वो होती है 2πr। ठीक है। 2πr अगर उसकी बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है, तो इस रिंग की लेंथ अगर हमारी 2πr है, तो इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेलन बन जाएगा और इसका कर्व सरफेस आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है। तो 2πr/h बराबर दे रखे बेटा आपको 880 के। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, 22/7 डाल दिया। रेडियस आपका दिया हुआ है 7/2। हाइट आपको निकालनी है, सिंपल है। ठीक है जी, हाइट आपको निकालनी है। फटाफट से देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ध्यान से। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 22 से 40 गुना, है ना। तो हाइट यहाँ से बेटा कितनी आ गई, हाइट यहाँ से आ गई 40। सारी कैलकुलेशन जो है सेंटीमीटर में ही चल रही है। यहाँ रेडियस भी सेंटीमीटर में था और जो क्षेत्रफल था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, है ना। तो सारी कैलकुलेशन हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, यानी कि हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ये हाइट है आपकी, यानी कि लंब, है ना, लंबाई कितनी है इसकी, 40।
बोलिए, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए ध्यान से, आगे बढ़े। अगला सवाल लीजिए, अटेम्प्ट करिए। किया बेटा अटेम्प्ट आपने? उम्मीद करता हूँ सवाल का सही उत्तर निकाला होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस पता होनी चाहिए बेटा, कौन से ब्रैकेट्स की भी प्रेफरेंस होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्या है, ये वाला राउंड ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस में। और ये वाला होता है करली, इसको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये वाली प्रेफरेंस होती है, और फिर लास्ट में हम ये वाले को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमारा ये बार ब्रैकेट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ब्रैकेट नाम की भी चीज होती है जो यहाँ पे हमें दिख रही है, 16-10 का बार। इसका क्या मतलब है? 16-10 जो है बेटा वो एक तरह का ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इसको बार को सॉल्व करेंगे, फिर राउंड वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली वाले को, और लास्ट में स्क्वायर वाले को। तो फटाफट से अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 12-14-12 ठीक है। अब आप देखो 16-10 एक तरह का ब्रैकेट है, आपको ये एक तरह का ब्रैकेट एज्यूम करना है। तो 16-10 कितना होगा, सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे। 16-10 हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ब्रैकेट मैं ऑफ कर रहा हूं। पहले ये वाला था, देन उसके बाद ये वाला था। ठीक है जी, तो 20 माइनस कितना हुआ, 12 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट और था ना 12 के बाद। ठीक है, तो 12 माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, 14 माइनस 12 - 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 12 - 6 6 हो जाएगा। उसके बाद अगला ब्रैकेट कौन सा बचा, ये वाला, कितना होगा, 12 - 14 में से 6 गया, 8 बचा। ठीक है, और लास्ट ब्रैकेट हमारा क्या बचा, 12 - 8 4 बचा, और 20 - 4 हम करेंगे जब, तो 16 आएगा। बात समझ में आई? इतने सारे स्टेप्स लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, मेरे को एक्सप्लेन करनी थी चीजें, इस वजह से मैंने सारी चीजें लिखी। अदरवाइज आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस मन मन में ही सॉल्व कर सकते हो। भाई 16 - 10 6, 12 में से 6 कितना 6, 14 में से 6 8, और 12 में से 8 4, 20 में से 4 16, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मन मन में क्वेश्चन हो सकता है मात्र 4 से 5 सेकंड में। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है बेटा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। लीजिए, लीजिए मेरे भाई, एक बार अटेम्प्ट करिए सवाल को। ठीक है, ये तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था अटेम्प्ट करने लायक, फैक्ट बेस्ड सवाल है ये, है ना। आपको पता होगा भाई, द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगी, x² + 2x + 3, सपोज ये है एक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की, जैसे x में वेरिएबल में इक्वेशन है पूरी, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, तो जिसमें डिग्री, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, तो डिग्री जिसमें 2 होती है उस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बता रखा है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त, विविक्त कर, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताइए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब आप बोलोगे b² - 4ac ये क्या है। जिन बच्चों को पता है, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन
मानक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा हर चीज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आप समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो बेटा सी होता है। ठीक है, तो डी हमें निकालना है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर इसको बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे और डी आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डी आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो आपको पता चलता है यहाँ से जो रूट्स निकलने वाले हैं इक्वेशन के वो कैसे होंगे। पहली बात, डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि असमान होंगे, और रियल होंगे। ठीक है, यानी कि वास्तविक होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग दो रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री दो है, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर डिग्री तीन है यानी क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो रूट्स भी तीन यानी मूल भी तीन निकल के आते हैं। तो यहाँ पे जो दो मूल निकल के आएंगे वो असमान होंगे और वास्तविक होंगे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है जी, अगर डी लेस देन जीरो है बेटा, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि असमान तो होंगे पर इमेजिनरी होंगे बेटा, अवास्तविक होंगे। ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वास्तविक रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि जो आयोटा वाला फॉर्म होता है ना, आपने देखा होगा आयोटा, या फिर हाँ एक तरह से आयोटा वाली फॉर्म में चले जाती हैं चीजें। तीसरा कंडीशन ये बनती है कि डी बराबर अगर जीरो हो जाए, तो डी बराबर जीरो, विविक्त कार अगर जीरो होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा, बराबर होते हैं और रियल होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं। वास्तविक तो होंगे पर बराबर होंगे। तो आप यहां से देख के बताओ डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन में कौन सा ऑप्शन होगा? दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। बात समझ में आई? ये नोट्स में लिख लेना। चलिए बेटा आगे बढ़े, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं। चलिए अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन दिख रही है यहाँ पे। 9 की पावर 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड करना है इसको, यानी कि अनुपात दे रखा है 3 की पावर 5। तो मैं इसको डायरेक्टली डिवीजन फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसको। बेटा सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे सीधा सीधा मुझे दिख रहा है भाई, 3 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 5 है, 9 यहाँ पे इसका इस 9 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 की पावर 2 में, है ना। 3 की पावर 2 इंटू 3.5, पावर होल पावर 3.5, और यहाँ 3 की पावर 5। आपको एक आइडेंटिटी बेटा अलजेब्रा में पता होगी, ए की पावर अगर बी है और होल की पावर अगर सी है, तो आपकी जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, गुणनफल हो जाता है पावरों का। यानी घात की अगर घात लगी हुई है तो घात आपस में क्या हो जाती है? घात का आपस में गुणनफल हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ देखो 3 की पावर 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 आ जाएगी, और नीचे 3 की पावर 5 है। फिर से यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, ए की पावर अगर ए है, या एक्स की टर्म्स में ए की पावर अगर एक्स है और ए की पावर अगर वाई है, ठीक है, दो दो नंबर्स हैं डिवीजन में, ठीक है, अगर बेस सेम है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो डिवीजन के केस में क्या हो जाता है बेटा? पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, यानी ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? 3 की पावर 7 - 5, तो 3 की पावर 7 - 5 क्या हो जाएगी? 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 को और क्या लिख सकते हैं हम? 9 को लिख सकते हैं 9:1। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। 17 मार्च 2022 के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आ चुके हैं।
ठीक है, हम सारे वही एक्चुअल सवाल कर रहे हैं। आप चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, अगर आपके पास कोई बुक होगी या कहीं कोई भी रेफरेंस से आप मॉक लगा रहे होंगे तो आप उठा के देख लेना। 17 मार्च 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल आए हुए हैं, जेन्युइन सवाल हैं, आगे भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल। आइए बेटा देखते हैं सवाल को, क्या बोल रहा है सवाल में। हाँ जी, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ठीक है, एडी हाइट दे रखी है, एबीसी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। एडी के लिए आपको कुछ कमेंट पास करने हैं, यहाँ पे एडी के लिए कुछ कमेंट दे रखे हैं, आपको बताने कि कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा क्या होता है आपको पता होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी दो बाहें बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दे रखा है आपको। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? सही है। अब देखिए एडी क्या है बेटा, एडी क्या है, एक ऊंचाई है एडी। एडी किस पे ऊंचाई है, इस ट्राइंगल की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये हो गया आपका एडी, बात सही है। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दे रखा। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो कमेंट है वो पहला कमेंट क्या है, एडी एंगल सी को समद्विभाजित करता है। यानी कि एडी जो आपकी हाइट है वो इस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर पार्ट्स में बांट रहा है। इस एंगल को, एंगल सी को दो बराबर पार्ट्स में बांट रहा है। आप देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई एडी का कोई रिलेशन ही नहीं है एंगल सी के साथ, तो उसको दो बराबर पार्ट्स में कैसे काट देगा? तो बात है ये गलत। और वैसे ही एंगल बी को समद्विभाजित करता है। भाई एडी का कोई लेना देना नहीं है बी से। भाई अगर इस तरह की कोई लाइन होती या यहां से इस तरह की कोई लाइन होती तब तो हम उस पर चर्चा भी करते, बट यहाँ पे तो चर्चा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। क्या बचता है, दो ऑप्शन बचते हैं, एंगल ए को या तो समद्विभाजित करता है या नहीं करता है ना, मतलब ऊपर वाला नहीं करता है और नीचे वाला करता है। तो दोनों में से या तो सी सही है या डी सही है, दोनों में से दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। तो देखिए ध्यान से बेटा, ये आपका जो है ये वाली साइड बराबर दी गई है। ठीक है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, है ना, तो ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। अच्छा, ए डी बराबर ए डी तो होना ही है। ठीक है, इसका ए डी और इसका ए डी दोनों बराबर है, और एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बेटा क्या थी, ये कौन सी साइड थी, इस वाले ट्राइंगल की जो ये एसी साइड है, ये क्या है, हाइपोटेनस वाली साइड है। ये क्या है, ये नॉर्मल साइड है। ठीक है, एडी बराबर एडी, और ये है आपका राइट एंगल बेटा। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो आर एच एस, बाय आर एच एस के रूल से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, तो हमें यह पता चलता है यहां से कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी के। ठीक है जी, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में काट देना। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बट इस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर उस पर एक हाइट लगाई जाती है, एक लंबाई लगाई जाती है, यानी कि एक ऊंचाई लगाई जाती है, तो वो ऊंचाई उस पर्टिकुलर एंगल को दो बराबर हिस्सों में काटती है। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है बेटा फैक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस सवाल का, है ना। ये एग्जाम में ये करते नहीं बैठेंगे हम, हमें ये फैक्ट याद होगा, सीधे आंसर लगाना है, 1 सेकंड का सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लीजिए अगला सवाल करिए। चलिए, ये तो आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ ये आपने किया होगा, एटलीस्ट लगाने की कोशिश तो की होगी। बेटा एक इक्वेशन दे रखी है 5 की पावर x+y बराबर दे रखा है कितना, 125 के। ठीक है। और दूसरी एक इक्वेशन दे रखी है 5 की पावर x-y बराबर दे रखा है 3, 1, 2, 5 के। ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, अगर हम कंपेयर करेंगे, भाई 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। 5 का आप क्यूब कर दो, 5, 5, 25, 5, 125, ये आपको पता होगा। तो यहां से मैं देखो बेस सेम है, 5 इधर भी है इधर भी 5 है ना। तो अगर बेस सेम है, दोनों इक्वल टू के, इधर भी 5 है इक्वल टू के इधर भी 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सप्रेशन तभी बराबर हो सकता है जब इनकी पावर समान हो, पावर बराबर हो। तो यहां से एक इक्वेशन मिलती है मुझे x+y=3, ये फर्स्ट इक्वेशन मिलती है। वैसे ही सेम तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 की घात 5, 3, 1, 2, 5 होता है। तो बेटा आप पावर कंपेयर करो यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगी x-y बराबर 5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं, दो वेरिएबल हैं आपके x y, तो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है जी। y का मान बताना है, y का मान बताना है, तो सीधे निकालेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन को माइनस कर दो, है ना। अगर x पूछा होता तो डायरेक्ट प्लस करते, y कैंसिल हो जाता, अभी माइनस करना पड़ेगा डायरेक्ट y निकालने के लिए। तो ये प्लस था, x का साइन यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का साइन था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, y और y जोड़ के कितना बन गया, 2y, और 3 - 5 बेटा कितना हो गया, -2। तो y बराबर कितना आ गया, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, -1 आ जाएगा। y की वैल्यू -1 है। बात समझ में आई कि नहीं, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, एक्स पावर्स कंपेयर करनी थी, सवाल का उत्तर सही निकालना था। चलें आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल। चलिए, बहुत आसान सवाल है। वह द्विघात समीकरण कौन सी है जिसके मूल 2 और -1/2 हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा निकालनी है आपको, और रूट्स दिए गए हैं। बहुत इजी सवाल, बहुत बार आया हुआ है, कितनी ही बार आरआरबी में, एसएससी में ही पूछा हुआ है सवाल। बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है। मैंने आपको ये सवाल मैंने इसमें डिस्कस भी किया हुआ है ना। अलजेब्रा की अगर आपने वीडियो देखी है बेटा, तो उसमें आपको पता होगा इस तरह के सवाल हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, एक बार जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो आप। ठीक है। चैप्टर वाइज सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें अलजेब्रा में आप जाना, और अलजेब्रा टॉपिक में इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से इसकी थ्योरी बता देता हूँ। भाई अगर आपको मूल दिए गए ना, दोनों मूल दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योग, इनटू में x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है बेटा। ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है। चलो, सम ऑफ रूट्स क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो ध्यान से। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आप मुझे बताओ। दो, एक 2 है और एक -2, दोनों को ऐड करो तो 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया 3/2, एक्स लगाना मत भूलना बस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2 और -1/2, 2 × 1 -1/2, बेटा 2 और 2 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है।
तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 था, ठीक है, ये तो 1 होगा, 1 इंटू टू, तो 2 कितने टाइम्स, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 3x, 2 1 टाइम्स तो 1 इंटू 3, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। है क्या ऐसी इक्वेशन, बताइए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर है। बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फटाफट से आप सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और फटाफट से फॉर्मूले में फिट कर दोगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, करिए। चलिए, इस तरह के सवाल भी काफी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको आपको सॉल्व करना है। बस क्रक्स ये है कि जो डिवाइड माइनस ये सब आपस में दे रखे हैं ना, वो एक्चुअल नहीं है, उसकी जगह पे आपको कुछ और रखना है। ये आपका एक्सप्रेशन है भाई, यहाँ पे एक्चुअल में डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ इन्होंने बोला हुआ है सवाल में कि डिवाइड का अर्थ प्लस होता है, होता नहीं है, बट हमें मान के चलना है ना। माइनस, बेटा माइनस क्या दे रखा, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई मानना है, और प्लस का अर्थ, कहाँ गया प्लस, प्लस का अर्थ माइनस मानना है। सब उल्टा चल रहा है, और मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट का मांगना है हमें डिवीजन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक बार मान लिया फिर इक्वेशन हमारी नई तैयार हो जाएगी। फटाफट से रामबाण जो है, बॉडमास, रामबाण हमारा क्या है, बॉडमास को यूज करते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बॉडमास क्या कहता है बेटा, इस प्रेफरेंस में, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी होगी और लास्ट प्रेफरेंस इसकी होगी, ये ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि सर हम प्लस तो बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई पहले करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम पहले करते हैं, तो 3 इंटू टू करस्पॉन्डिंगली हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। बात समझ में आई, जब मैंने आपको बताया भी था। अच्छा हाँ, अगर बॉडमास की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके बॉडमास की वीडियो पे देख लेना, मस्त वीडियो है, समझ में आएगा आराम से। बेटा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का पेयर होता है, ये आप आपस में करस्पॉन्डिंगली भी कर सकते हो, अगर ये अलग अलग हैं तो आपस में आप साथ में कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप साथ में कर सकते हो। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, बीच का माइनस बचा है, 12 डिवाइड बाय 4 करोगे, 12/4 3 होता है। अब आप ये करस्पॉन्डिंगली कर सकते हो, कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में कर सकते हो। तो 6 और 3 करोगे, 3 बचेगा, 3 को 17 में ऐड कर दो, 20 आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है बेटा। बात समझ में आई, गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लीजिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, करिए, अटेम्प्ट करिए सवाल को। चलिए, डीआई का सवाल है। देखिए, डीआई के सवाल भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीआई के सवाल नहीं आते हैं। भाई, 5 व्यक्तियों द्वारा निर्मित कच्चे माल का मूल्य, ठीक है, रॉ मटेरियल का मूल्य, और अंतिम उत्पाद यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का मूल्य निम्नलिखित ग्राफ में दिखाया गया है। भाई ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है जी, अध्ययन क्या करना है भाई साहब, ये ब्लू और ऑरेंज 2 कलर दिख रहे हैं। ब्लू वाला कलर कौन सा बेटा, रॉ मटेरियल। आप, ये काफी छोटा लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर है ना बेटा, वो रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है। और जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज वाला कलर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है या होगा, उसका प्राइस है। ठीक है, और ये कुछ लोग हैं, आलिया, हर्ष, चारू, फातिमा और जतिन। ठीक है, बर्स में पढ़ रहा हूँ, आलिया, हर्ष, चारू, फातिमा, जतिन,
शायद ये आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे साथ में जब सॉल्व करेंगे अभी तो मैं बताता चलूंगा। सवाल क्या बोला, निम्नलिखित में से किस निर्माता के अंतिम उत्पाद के मूल्य में, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट के मूल्य में, कच्चे माल के मूल्य की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कि सिंपल सी बात है, कंपैरिजन किया गया है रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल का प्राइस था, रॉ मटेरियल के प्राइस से फाइनल जो प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो किस केस में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वही है, अंतिम उत्पाद के मूल्य में कच्चे मूल्य के तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, किस में और कितनी हुई है, लगभग आंसर देना है। तो देखो, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा इस तरह के सवालों में, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी है, बहुत तगड़ा लेवल नहीं होगा डीआई का। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ऑप्शंस देखो भाई, ऑप्शंस में कितने नाम दिख रहे हैं मुझे, हर्ष, फातिमा, फातिमा, हर्ष, यानी कि हर्ष और फातिमा का ही नाम दिख रहा है। तो हर्ष बेटा ये है और फातिमा ये है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत थी क्या? आप बताओ, अगर मान लो बाकियों में से कोई आंसर है भी बट आपके ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत क्यों है ही नहीं, यानी कि हमें सिर्फ दो का चेक करना है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, हर्ष में जो पहला रॉ मटेरियल का प्राइस था वो 40 था। ठीक है, लिखता चलता हूं मैं यहाँ पे, 40 था और ये आपका 50 था। तो क्या वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, और फातिमा के केस में 30 था रॉ मटेरियल का प्राइस और फाइनल का 40 था। तो फटाफट से हम वृद्धि निकालते बेटा। हर्ष की अगर मैं वृद्धि की बात करूं, हर्ष की अगर मैं वृद्धि की बात करूं, यानी कितना वो इंक्रीज हुआ है बेटा, 40 से बढ़कर 50 हो रहा है ना? 40 से बढ़कर कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। तो बेटा कितने की वृद्धि हो रही है? आप देख पा रहे हो यहाँ से 40 से बढ़ के 50 हो रहा है, यानी कि 10 की वृद्धि हो रही है। और किस पे हो रही है? हमेशा इनिशियल प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। भाई 1/4 आ गया, 1/4 हमें पता है 25% होता है। तो यानी कि हर्ष की जो वृद्धि है वो 25% की है। भाई फातिमा की फटाफट कैलकुलेट करते हैं। फातिमा की कितनी है? फातिमा का पहले प्राइस कितना था? 30 था और बाद में कितना हो गया? 40। तो 30 से जब वो 40 जा रहा है तो इसमें भी 10 की वृद्धि हो रही है, बट 10 की वृद्धि किस पे हो रही है? इनिशियल प्राइस पे, 30 पे इंटू 100। ठीक है, तो 1/3, 1/3 बेटा क्या होता है? 33.33%। तो आप बता सकते हो कि फातिमा की वृद्धि ज्यादा है कि हर्ष की, परसेंटेज के फॉर्म में। तो आप बोलोगे फातिमा की ज्यादा है, कितनी है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कितनी है हमें लगभग बतानी है, तो 33%, लगभग 33%। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ बेटा? कुछ भी नहीं था इस सवाल में, जस्ट आपको कंपैरिजन करना था, परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, बढ़िया सवाल। आइए देखते बेटा, क्या बोला गया सवाल में, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 दो अंकों वाली धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित किया जा सके। बड़ा प्यारा सवाल है बहुत इजी, सरल बहुत सवाल है, बट उसकी लैंग्वेज इस तरीके से घुमाई गई है ना, बताया इस सवाल को इतने प्यार तरीके से कि कंफ्यूजन हो जाता है ना? एक बारी में पढ़ने में तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, तभी सवाल को अटेम्प्ट करिए, है ना? नहीं तो गलत करोगे बेटा। देखो ध्यान से, सबसे छोटी प्राकृत से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है जी, जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 कौन सी अंक है? कौन सी संख्या? 2 अंकों वाली धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर्स, है ना? तो 2 अंकों वाली जो संख्या है बेटा कहाँ से शुरू होती है? 1 से 9 तक तो एक नंबर की संख्या है, 1 अंक वाली है। जो 10 है हमारा, 10 से हमारी दो संख्याओं वाली, मतलब 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है। ठीक है, और उसमें भी हमें चेक करना है भाई, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हम ले ही रहे हैं, सम होनी चाहिए, यानी कि इवन होनी चाहिए। इवन संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल होती है ना?
तो 10 हो गई। अगला नंबर क्या होगा? 11 हो नहीं सकता, 11 ऑड है, विषम है, ठीक है। तो अगला होगा 12, अगला होगा 14, अगला होगा 16 और अगला होगा 18। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, पांच संख्याएं हो गई हैं। अब सिंपल सी बात है, इन सारे नंबर से वो डिविजिबल होगा और जो उसका रिमाइंडर यानी कि शेष बचना चाहिए वो जीरो बचना चाहिए। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि इन सारे नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। ठीक है, चलो बेटा एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने की क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स में सारों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, भाई इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 इंटू 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 गुणा 3, है ना। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ये हो गया आपका 2 की पावर 4, है ना। 18 क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, ये फैक्टर्स निकाल लिए। अब एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं? एलसीएम के केस में जितने भी फैक्टर्स हमारे निकले हैं वो सारे फैक्टर्स एक एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, पावर से अभी मतलब मत रखिए, सिर्फ जो फैक्टर्स है वो सारे एज इट इज लिखने हैं। 2 लिख दिया, और क्या क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, और 3 आ रहा है। तो 3 2 बार नहीं लिखना है, एक एक बार हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स एक एक बार हमने लिख दिए। अब एलसीएम में ट्रिक क्या होती है? लोएस्ट, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? लोएस्ट। तो ट्रिक ये होती है कि बेटा लोएस्ट में हम पावर हाईएस्ट देखते हैं, और जब एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, हाईएस्ट के केस में हम पावर लोएस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे पावर हमें हाईएस्ट देखनी है। आप मुझे बताओ, इन सारों में 2 जहां पे भी दिख रहा है आपको, उसमें हाईएस्ट पावर 2 की क्या है बताओ? आप बोलोगे सर ये वाली दिख रही है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर लगा दी। 5 की, भाई 5 और किसी में तो है नहीं, तो हाईएस्ट ही लोएस्ट है और लोएस्ट ही हाईएस्ट है। 3 की कौन सी दिख रही है? 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट बता दो। और 7 एक ही दिख रहा है, तो क्या हाईएस्ट क्या लोएस्ट? अब इसको फटाफट से सॉल्व कर दो। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, ये हो गया 5, ये हो गया 9, और ये हो गया 7। ठीक है, तो 16 इंटू 5 ये आ गया 80, 9 इंटू 7 बेटा कितना हो गया? 63। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 5 50। ठीक है, 5040। तो 5040 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई? तो 5040 क्या है? वो सबसे छोटी संख्या जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगी, कंप्लीटली विभाज्य होगी, बिना किसी शेष के, बिना किसी रिमाइंडर के, वो सबसे छोटी संख्या है ये, है ना, 5040। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका एक तरीका और है बेटा, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए गए, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शंस आपको दिए गए और आपको सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो आप इसमें से देख पा रहे हो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? भाई मुझे तो यही दिख रही है, तो क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। आपने नंबर्स यहाँ पे साइड में लिख लिए, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या से ही फर्स्टली शुरू करो आप। ठीक है, क्या करोगे आप? भाई 5040 को उठाया और डिविजिबिलिटी चेक करने लग गए बेटा। आप ध्यान से देखो इधर, जब आप इन सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर तो है 5, यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? लास्ट में 0 है तो 10, तो 5 से होगा ही होगा। यहाँ पे 3 वाला फैक्टर आ रहा है, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो भाई, 5 और 4 9 होता है, 9 डिवाइड बाय 3 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, मतलब ये सही हो गया, ये सही हो गया। क्या 7 से, इधर 2 इंटू 7, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5040 को 7 से डिवाइड करके देखो फटाफट, 7 7 49 2 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी ठीक है। और हमने ये करके देख ही लिया है। 16 से आप चेक करोगे पूरा नंबर वैसे डिवाइड हो जाएगा, और 3 से हम देख ही रहे हैं, यानी कि 9 से भी देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से 9 का क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी होती है, सबका सम ले लो आप, 5 + 0 + 4 + 0, टोटल का सम आ गया 9, और अगर वो सम आपका 9 से डिवाइड होगा
कंप्लीटली, तो पूरा नंबर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यानी कि ये सारे फैक्टर्स, अगर आपकी डिविजिबिलिटी पे कमांड है, अगर आप डिविजिबिलिटी चेक कर पा रहे हो फटाफट, तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। आप पहले ऑप्शन में ही आपको पता चल जाता है ये उत्तर है। बाकी क्या चेक करने की जरूरत है? नहीं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। यही उत्तर होगा आपका। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल करिए। चलिए, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, का बहुलक बताना है आपको। बहुलक क्या होता है बेटा? मोड होता है। मोड आपको पता होगा, मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में एक चीज होती है मोड। और मोड का क्या मतलब होता है? मोड वह संख्या होती है, कितनी संख्याओं में से मोड वह संख्या है जो सबसे ज्यादा बार उस, जितने नंबर्स दिए हुए हैं, जो सबसे ज्यादा बार आई हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो, जो बार बार दिख रही है सबसे ज्यादा बार, वही आपका मोड होता है। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको। ठीक है, तो देखो 5 कितनी बार दिख रहा है? मेरे को एक ही बार दिख रहा है। ऐसे ही आप नजर दौड़ाओ, 18 भी एक बार दिख रहा है, 6 एक दो, 2 बार दिख रहे हैं। ठीक है, 7 आपके 2 बार दिख रहे हैं। ये हो गया दो। दो आपका कितनी बार दिख रहा है? दो, तीन, 3 बार दिख रहा है। और तीन आपका एक ही बार दिख रहा है। चार, चार भी एक बार दिख रहा है। 24 भी एक बार दिख रहा है। ये आपके कंप्लीट हो गए। 21 भी एक बार दिख रहा है। 81 भी एक बार दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा बार जो दिखने वाला नंबर है वो कौन सा है? 2, है ना, यानी कि 3 बार। तो आंसर आपका हो जाएगा 2। बात समझ में आई? मोड क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वही आपका मोड होता है। यानी कि बहुलक, नाम से ही पता चल रहा है, बहु, है ना, बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल। चलिए बेटा, अलजेब्रा का बीज गणित का एक बढ़िया सवाल आपके सामने है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो x-1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 5 है। आपको निकालनी है x की घात 4 प्लस एक्स एक, एक अपॉन 1/x की घात 4, है ना। तो एक आइडेंटिटी मैं आपको लिख देता हूँ पहले फटाफट से। भाई x-1/x अगर a है बेटा, तो x² प्लस 1/x² आपका हो जाता है a² + 2। ठीक है, और ये हो गया एक चीज। ये आती कहाँ से आप सबको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, a-b² का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगी। ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है a, तो आप यहाँ से x² प्लस 1/x² बता सकते हो, वो होगा a² - 2। तो क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। इसी फॉर्मूले को अब हम लगाते हैं यहाँ पे। भाई x-1/x 5 दे रखी है, तो आप मुझे बता सकते हो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर उस वाले फॉर्मूले से 5 की घात 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 5 की पावर 2, 25 + 2, यानी कि कितना हो गया? 27। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर x है तो अगला स्टेप में x² है। अगर यहाँ x² होगा तो अगले स्टेप में यहाँ x4 होगा। अगर यहाँ x³ होगा तो यहाँ पे x⁻6 होगी। बात समझ में आई? तो यही वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अब लगेगा। इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁻4 प्लस 1/x⁻4 आ जाएगा। और यही फॉर्मूला हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27 का स्क्वायर -2। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729।
है ना, 729 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 727। 727 उत्तर में है। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर है। ठीक है जी, आगे बढ़े, लीजिए, ये लीजिए बेटा, करिए। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। एक थोक विक्रेता तेल का एक टिन 540 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, ठीक है ना। 540 रुपए पे बेचने पर 10% की हानि हो रही है, ठीक है जी। अब यदि वह उसी मूल्य पर तेल का एक और टिन 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 540 रुपए पे अगर बेचा तो 10% का लॉस हो रहा है, और अगर वही उसी टाइप के टिन को वो 696 पे बेचता है, का निर्णय लेता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से देखो, 10% का लॉस है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस है 540। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 100% था, है ना, ऐसे सोचो कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% पे 10% का तो लॉस हो गया, यानी कि 90% बचा। तो 90% की वैल्यू है 540। 100% पे 10% का नुकसान हो गया, यानी कि 90% बचा। तो 90% की वैल्यू है 540। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 90, कितना, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ऐसे ही तो निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस है डिवाइड बाय 90 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो इसको फटाफट से आप बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, 9 इंटू 6, यानी कि 600। 600 में वो चीज खरीदी गई थी, और अब वो कितने में बेचना चाह रहा है, बेचना कितने में चाह रहा है बताओ, 696 में। भाई 600 में खरीदी थी एक्चुअल प्राइस, 696 में बेचेगा तो कितने का मुनाफा होगा भाई, 96 का मुनाफा होगा, किसमें होगा, 600 में होगा, है ना। 96 जो प्रॉफिट है बेटा ऊपर रहता है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से जाना चाहो या मैं डायरेक्ट बता रहा था, 600 से 696 जा रहा है ना, इतने पे बेच रहा है, तो 96 का प्रॉफिट है कितने पे, 600 पे, गुणा कर देंगे 100 से, और इसका जवाब आ जाएगा 16 छक्को 96, यानी कि 16% की मुनाफा होने वाली है अगर वो 696 रुपए पे बेचेगा। बात समझ में आई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा एक और डीआई का सवाल। चलिए देखते हैं क्या बोला है। ग्राफ में 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से, नहीं पहले ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया बार ग्राफ एक निश्चित समयावधि में कंपनी ए के निर्यात और आयात को दर्शाता है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई है। तो जो बेटा नीला वाला साइन है वो इंपोर्ट है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ इंपोर्ट, और जो ऑरेंज वाला साइन है वो एक्सपोर्ट है, यानी कि निर्यात है। ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भाई ग्राफ में 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को दर्शाती है। भाई ये जो 1 2 3 4 है ना, इसका क्या मतलब है, 2001 2002 2003 2004 2005 2006, ठीक है। कितने वर्षों से निर्यात आयात से कम 10% अधिक है। भाई निर्यात की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, और कंपैरिजन कर रहा है इंपोर्ट से, यानी कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से मिनिमम
मिनिमम जो है 10% से अधिक कितने सालों में है? इंपोर्ट से ज्यादा बेटा एक्सपोर्ट होना चाहिए, और मिनिमम कितना? 10%। ऐसे कितने साल हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? तो ये बताना है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स बताना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस किस सालों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हुआ है। ठीक है ना? तो देखो, ऑरेंज वाला एक्सपोर्ट है भाई, यहाँ पे नीली लाइन ज्यादा दिख रही है, यहाँ एक्सपोर्ट यहाँ कम दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी एक्सपोर्ट कम दिख रहा है, इंपोर्ट ज्यादा दिख रहा है, ये भी नहीं है। एक ये है, एक ये भी नहीं है, ये है, ये है। तीन ही तो साल है, तो मैक्सिमम इसका तीन आंसर हो सकता है, चौथा तो वैसे भी नहीं होना, है ना? चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से। बात करूं मैं अगर तीन की, यानी कि 2003 की, 2003 की बात करूं, तो 2003 में बेटा यहाँ पे इंपोर्ट जो है 100 था, और एक्सपोर्ट कितना था? 141। ठीक है, 100 इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट कितना था? 141। ठीक है, ये आई था, ये ई था, मैं आई पहले लिख रहा हूँ, ई बाद में। तो बताओ एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है? 41 ज्यादा है 100 पे। 100 पे कोई भी चीज कैलकुलेट होती है वो तो परसेंटेज फॉर्म में ही होती है डायरेक्ट, है ना? 41 ज्यादा है 100 पे, तो यानी कि 41%। ठीक है, 41%, मतलब ये वाला सही है, ये 10% से अधिक है। ठीक है, यहां पे इसका 2005 की बात करें, 2005, 2005 में आयात था 107 इंपोर्ट, और निर्यात था यानी कि एक्सपोर्ट था 120। तो बेटा ज्यादा तो है, ज्यादा कितना है? 13 ज्यादा है किस पे? 107 पे, गुणा 100। ये 13 से 9 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, और 1/9 क्या होता है? 11 1/9। 1/9 का परसेंटेज फॉर्म होता है 11 1/9%, मतलब ये भी 10 से ऊपर है, ये भी सही है। अगला लास्ट वाला देख लेते हैं, 2006 की बात करते हैं भाई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कितना था? 148, और एक्सपोर्ट था 159। तो बेटा कितना ज्यादा दिख रहा है बताओ? 11 ज्यादा दिख रहा है, किस पे दिख रहा है? 148 पे, और इंटू में 100। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? कैंसिल आउट होते हुए तो नहीं दिख रहा। ये 4 से काट दो आप, 4 3 12, 4 7 28, और 4 से 25, ऊपर आ जाएगा बेटा आपका 275 37। आप यहां से कंपेयर करके देख लो। अगर ये 10 से ज्यादा, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं करनी थी, हमें तो ये चेक करना है 10 से ज्यादा है कि कम है। सिंपल सी बात है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई अगर ये करते, अगर ये 10 से बड़ा होता तो 370, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 37 को 370, तो इसका मतलब 370 से ज्यादा होना चाहिए था। बट ये 370 से कम है, इसका मतलब लेस देन 10% है ना? बात समझ में आई ना? तो ये वाला तो नहीं होगा। तो यानी कि सिर्फ दो ऐसे साल हैं, 2003 और 2005, जिसमें एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से ज्यादा तो है, पर 10% से ज्यादा है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दो साल ऐसे हैं। बात समझ में आई? चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई है आपको। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, करिए। चलिए, परसेंटेज का एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या बोला? एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है? भाई नेट कैलकुलेट करना है। पहले क्या किया, किसी भी नंबर को 30% बढ़ा दिया, और फिर उसी नंबर को क्या कर दिया? 40% कम कर दिया। तो नेट उसमें क्या चेंज आया? नेट वो बढ़ा कि कम हुआ, वो हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड बेटा देखते हैं इसमें। इसमें आपका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो नेट चेंज है बेटा, नेट चेंज है वो कितना होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये परसेंट में चलेंगी सारी चीजें। ठीक है, बस ध्यान ये देना है, प्लस और ये साइन जो है ना वो ध्यान देने हैं। प्लस, एक्स को प्लस में तब लोगे जब एक्स बढ़ रहा होगा, और वाई, एक्स या वाई में
प्लस या माइनस का ध्यान इस तरीके से रखना है कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, कम हो रहा है तो माइनस लगाना है, चाहे वो एक्स में हो या वाई में। अब ध्यान से देखो, पहला जो है 30 है, 30 बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, 40% से हम चीजों को कम कर रहे हैं। तो जो नेट चेंज आएगा, नेट चेंज जो आएगा, पहली बात वो परसेंट में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पे परसेंट में चेंज आएगा। तो भाई 30 बढ़ रहा है तो +30, फिर कम हो रहा है तो -40, ठीक है, ये फॉर्मूले में प्लस है तो +x 30, और y फिर -40 अपॉन में 100। इसको कैंसिल आउट करो, देखो 0 0 आपस में कैंसिल हो गए, तो 30 -40 -10 हो गया, प्लस माइनस 3 × 4 12, ये कितना हुआ बेटा बताओ, -22, ठीक है। तो -22 का मतलब क्या है, माइनस का सिर्फ इतना मतलब था कि कमी हो रही है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया जब कमी होगी तो माइनस आएगा, तो यानी कि 22% की कमी, ये इसका मतलब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया बेटा पहला मेथड जो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या कहता है, ये तब यूजफुल है जब आपके थोड़े मिक्स फ्रैक्शन टाइप वैल्यूज हो, यहाँ पे नहीं है बट फिर भी हम इसको देख सकते हैं। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए फटाफट, ये आता है 3/10, ठीक है। 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ये आता है 2/5। तो पहला रेशियो क्या है आपका, 3/10, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर आपकी ओरिजिनल होती है, और ये आपका चेंज होता है। चेंज मतलब अगर 10 था तो 30% बढ़ाने पे 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहां मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं और मैं यहां न्यू लिख रहा हूं। तो अगर पहले वाले केस की बात करूं, ओरिजिनल अगर 10 था तो 3 की वृद्धि हुई तो कितना बन गया, 13 बन गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में ओरिजिनल था 5 और 2 की कमी हुई है बेटा, है ना, तो 2 की कमी हुई है तो 3 बनेगा। इसमें 3 की वृद्धि हुई तो 13 बन गया, इसमें 2 की कमी हुई तो 3 बन गया। अब आपस में ना ये मल्टीप्लाई में होते हैं, और ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपस में डिवीजन में होते हैं, तो कुछ कैंसिल आउट अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत है, बट कैंसिल आउट होते हुए दिख नहीं रहा। तो 10 × 5 बेटा 50, और 13 × 3 39। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर, एक्चुअल ओरिजिनल नंबर 50 था और अभी वो 39 बन गया, तो कितने की कमी आ रही है बेटा, देखो 50 में से 39 कितनी की कमी आ रही है, 11 की कमी आ रही है। 50 पे गुणा कर दो 100 से, तो 50 से 2 टाइम्स यानी कि 22 कमी आ रही है, इसलिए हमने 22% की कमी पे टिक लगाया। बात समझ में आई। तो एक चीज समझ लो, जब आसान वाले नंबर्स हो 30 40 25 20 इस तरह के, जो डिविजिबिलिटी आसान हो, मतलब कैंसिल आउट आराम से हो रहा हो, तो आप ये वाला मेथड यूज करो, सबसे बेस्ट है। बट अगर आपके मिक्स फ्रैक्शन दिए, सपोज करो यहाँ पे 11 1/9 दिया होता, यहाँ पे 16 2/3 दिया होता, तो आपके मिक्स फ्रैक्शन में चीजें चली जाएंगी, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाने में बहुत मुश्किल होने वाली है, कैंसिल आउट नहीं होंगी चीजें, तो दिक्कत होगी। तो उस केस में सबसे बेस्ट रहता है फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करो, और उसके बाद चीजों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आज का आखिरी सवाल और 17 मार्च 2022 वाले पेपर का अंतिम प्रश्न, इसी के साथ हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए बेटा, क्या बोला गया है, वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, ठीक है। मैन की आयु दे रखी है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बात की गई है, एक व्यक्ति है उसकी आयु 50 दे रखी है, ठीक है जी। और उसकी पुत्री यानी कि डॉटर, डॉटर की जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष एक्चुअल एजेस दे रखी है। पूछ रहा है कितने वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। भाई कितने सालों बाद अपनी बेटी की एज से डबल एज का वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये एजेस का सवाल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जाओ प्लेलिस्ट में,
और एजिस के अगर आपको सवाल करने हैं तो हमारी एक वीडियो आ चुकी है एजिस पे, वो आप देखो। इस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं एजिस से रिलेटेड उसमें दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा उसमें। ठीक है बेटा, हमें साल निकालना है तो हम साल इसमें मान लो ऐड कर देते हैं। साल की वैल्यू है एक्स, ठीक है, तो इसमें भी एक्स ऐड कर दिया, इसमें भी एक्स ऐड कर दिया। हमारी जो इक्वेशन बनेगी बेटा, क्या बनेगी कि जो 50 प्लस एक्स है, यानी इस मैन की जो एज होगी वो क्या होगी, डबल होगी अपनी बेटी की एज की। यही तो इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कितना आया, 44 प्लस 2x। देखो बेटा x इधर गया तो 2x माइनस एक्स, ये x आ जाएगा, और 44 इधर आके 6 आ गया। तो यानी कि 6 साल बाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 साल बाद क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो व्यक्ति होगा उसकी उम्र अपनी बेटी की 2 गुना हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो देख लो, 50 थी और ये 22 थी भाई। 6 साल बाद, 6 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और 6 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी, 56। तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 2:1 निकलेगा। बात समझ में आई? ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इस सवाल को, है ना, ऑप्शन के थ्रू जाते तो भी यही उत्तर आता। बात समझ में आई? चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 बेसिकली था 17 मार्च 2022 में शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था, कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं हम उसका। पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 ये वाला है। आप अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को समझो, और नोट्स के तौर पर पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना। एक बार टेलीग्राम पे जरूर जाना और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जब भी आप रिवीजन करोगे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उससे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से किसी पर्टिकुलर डेट का जो पेपर आया हुआ है वो डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में एज इट इज, और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है कोशिश करेंगे आपके एग्जाम तक सारे पेपर्स आपके क्लियर हो जाएं। और बेटा मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में इससे ज़्यादा प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है। आप बस मेरे साथ वीडियोस में जुड़े रहो और अपनी जो मेहनत है ना वो करते रहो। जो आप मॉक लगा रहे हो या फिर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो वो आप लगाते रहो। तो मैथ्स में उससे ज़्यादा सफिशियंट है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।